आज के इस अध्याय में हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का दार्शनिक ढांचा, फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन पॉलिटी, और साथ में देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का दायरा, स्कोप ऑफ इंडियन पॉलिटी, उसके संरचनात्मक, दार्शनिक और व्यवहारिक परतों को, मीन्स स्ट्रक्चरल, फिलोसॉफिकल एंड प्रैग्मेटिक जो लेयर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था को सही ढंग से समझने के लिए उसे केवल कानूनों या संस्थानों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसका समग्र अध्ययन 3 आपस में जुड़ी हुई परतों के माध्यम से किया जाता है। ये परतें अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन व्यवहार में एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। सबसे पहले बात करेंगे संरचनात्मक परत की, स्ट्रक्चरल लेयर। यह भारतीय राज्य व्यवस्था की बाहरी बनावट और ढांचा है। इसमें संविधान के अनुच्छेद, संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जैसी संस्थाएं हैं, और साथ में विभिन्न कानून भी शामिल होते हैं। यह परत यह स्पष्ट करती है कि सरकार कैसे गठित होती है और कौन सी संस्था क्या कार्य करती है। साथ में सत्ता का औपचारिक वितरण किस प्रकार किया गया है। सरल शब्दों में अगर कहें तो यह बताती है कि शासन की संरचना क्या है और व्यवस्था कैसे खड़ी की गई है। हम दूसरी परत की बात करेंगे, दार्शनिक परत, फिलोसॉफिकल लेयर। यह भारतीय राज्य व्यवस्था की आत्मा और सोच है। इसमें संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP शामिल है। यह परत यह उत्तर देती है कि राज्य को क्यों बनाया गया और उसे किस दिशा में काम करना चाहिए। सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता, पंथनिरपेक्षता और कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है, यह सब इसी परत में निहित हैं। यह सरकार को केवल शक्ति नहीं देती, बल्कि उसे नैतिक दिशा और उद्देश्य भी प्रदान करती है। तीसरी परत के बारे में बात करें तो वो व्यवहारिक परत है, दैट इज प्रैग्मेटिक या अप्लाइड लेयर। यह राज्य व्यवस्था का जमीनी यथार्थ है। इसमें यह देखा जाता है कि संविधान में लिखी गई बातें वास्तव में समाज और राजनीति में कैसे लागू होती हैं। जाति और क्षेत्र की राजनीति, गठबंधन की सरकारें, दबाव के समूह, दल बदल, चुनावी व्यवहार और जनमत इसी परत के विषय हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में अपनाया गया राज्य राष्ट्र मॉडल इसी व्यवहारिक समझ का परिणाम है, जिसमें एकता बनाए रखते हुए विविधता को स्वीकार किया गया है। अगर सार के रूप में देखें तो संरचनात्मक परत बताती है कि व्यवस्था कैसे बनी है, दार्शनिक परत बताती है कि व्यवस्था क्यों बनी है, और व्यवहारिक परत बताती है कि व्यवस्था वास्तव में कैसे चल रही है। पूर्व के क्लास में हम लोगों ने राष्ट्र राज्य और राज्य राष्ट्र की संकल्पना को देखा था। इस अध्याय में आगे बढ़ने से पहले जरूरी है कि एक बार उस संकल्पना को पुनः से रिवाइज कर दिया जाए। हम पहले बात करेंगे राष्ट्र राज्य या नेशन स्टेट की। राष्ट्र राज्य वह राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र और राज्य की सीमाएं एक दूसरे से मेल खाती हैं। बाकी राज्य और राष्ट्र की डेफिनेशंस क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। इसमें एक साझा भाषा, संस्कृति, इतिहास, परंपराएं और सामूहिक चेतना रखने वाला राष्ट्र एक संप्रभु राज्य के रूप में संगठित होता है। इस अवधारणा में नागरिकों की पहचान मुख्यतः राष्ट्रीय होती है और राज्य उसी राष्ट्रीय पहचान का राजनीतिक रूप बन जाता है। राष्ट्र राज्य का उद्देश्य सांस्कृतिक एकरूपता, राष्ट्रीय एकता और सामूहिक हितों की रक्षा करना होता है। यूरोप में आधुनिक काल में यह अवधारणा उभरी, जहां एक भाषा, एक संस्कृति, एक राज्य का विचार प्रमुख रहा। हालांकि यह मॉडल स्थिरता और एकता को बढ़ावा देता है, परंतु बहुभाषी या बहुसांस्कृतिक समाजों में यह अल्पसंख्यकों के लिए चुनौतियां भी उत्पन्न कर सकता है। जो दूसरी संकल्पना है वो राज्य राष्ट्र की संकल्पना है, दैट इज स्टेट नेशन। राज्य राष्ट्र वह व्यवस्था है जिसमें राज्य पहले अस्तित्व में होता है और उसके भीतर अनेक राष्ट्र, भाषाएं, संस्कृतियां और पहचानें सह अस्तित्व में रहती हैं। इसमें राज्य किसी एक सांस्कृतिक पहचान को थोपने की बजाय विविधताओं को स्वीकार करते हुए साझा राजनीतिक निष्ठा विकसित करता है। राज्य राष्ट्र का लक्ष्य एकरूपता नहीं बल्कि एकता में विविधता है। यह अवधारणा विशेष रूप से उन समाजों के लिए उपयुक्त मानी जाती है जहां ऐतिहासिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता अत्यधिक हो।
यहाँ नागरिकता की भावना संस्कृत के बजाय संविधान के संस्थानों और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होती है। यह मॉडल सामाजिक समावेशन, संघवाद और बहुलतावाद को मजबूती देता है, किंतु इसके लिए जो सशक्त संस्थाएं और परिपक्व राजनीतिक संस्कृतियां हैं वह अनिवार्य होती हैं। आगे हम देखेंगे भारत के संविधान के स्वरूप को। आगे बढ़ें इससे पहले ये जरूरी है कि संविधान के प्रमुख प्रकार कौन से हैं उन्हें हम जान लें, क्योंकि जैसे ही आगे आपसे क्वासी फेडरल या फेडरल जैसे शब्दों का आपके सामने कहा जाएगा तो आप वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि ये है क्या, या आप समझ नहीं पाएंगे प्रॉपरली। तो बेहतर है आगे बढ़ने से पहले हम लोग जो संविधान के प्रमुख प्रकार हैं, मेजर टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे लिखित संविधान को, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को। इसको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि कई बार हम लिखित अलिखित संविधान वास्तव में क्या है हम समझ नहीं पाते। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि एक कंपनी है, उस कंपनी में कुछ लिखित नियम है जो कंपनी में एंट्री करते समय जो गेट लगा हुआ है उस पर चिपके हुए हैं। जैसे मान लेते हैं उसमें लिखा हुआ है सभी लोग अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ रखेंगे या वाइब्रेशन मोड पे रखेंगे, या अंदर शांति बनाए रखेंगे, या अपने काम में ध्यान रखेंगे। ऐसे करके कुछ निर्देश दिए हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे निर्देश हैं जो लिखे नहीं हैं लेकिन उनका पालन किया जाता है। जैसे यह निर्देश कहीं नहीं लिखा कि जब बड़े वाले बॉस आएंगे तो सभी लोग उनसे नमस्ते करेंगे। अब ये एक ऐसी परंपरा है कि किसी भी संस्थान में जब बड़ा बॉस आता है तो लोग अक्सर उसका अभिवादन करते हैं। तो ये लिखित नहीं है लेकिन ये संविधान में शामिल है, ये परंपराओं से आ रहा है। पहले बात करेंगे लिखित संविधान की, दैट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसमें देश के शासन से जुड़े लगभग सभी नियम एक या कुछ पुस्तकों में साफ साफ लिखे होते हैं। एक या कुछ पुस्तकों में साफ साफ लिखे होते हैं। इसमें बताया जाता है कि यह देश कैसे चलेगा, सरकार के क्या अधिकार होंगे, नागरिकों का क्या अधिकार और कर्तव्य होंगे। जब किसी को कोई नियम जानना होता है तो वह सीधे उस किताब को देख सकता है। इसके नियमों में स्पष्टता रहती है और कोई भ्रम नहीं होता। भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान का अच्छा उदाहरण है, क्योंकि इसके नियम एक व्यवस्थित दस्तावेज में लिखे गए हैं। ज्यादा जरूरी है समझना अलिखित संविधान को। ये क्या है, यद्यपि उदाहरण के माध्यम से आपने समझा होगा, पर जब हम पारिभाषिक रूप में देखें तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम देखेंगे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को। अलिखित संविधान का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसमें कुछ लिखा ही नहीं है। इसका सही मतलब है कि संविधान के सारे नियम एक ही किताब में लिखे नहीं होते। कुछ नियम कानून की किताबों से आते हैं, कुछ अदालतों के फैसलों से आते हैं, कुछ पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं से चलते चले आ रहे हैं। लोग इन्हें रोजमर्रा के जो जीवन में मानते हैं, भले ही वो एक जगह लिखे ना हो। ब्रिटेन का संविधान ऐसा ही संविधान माना जाता है। अब बात करेंगे कठोर संविधान क्या होता है, लचीला संविधान क्या होता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर संविधान। कठोर संविधान वह होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया सामान्य कानूनों की तुलना में कठिन होती है, कि आसानी से कोई संशोधन किया नहीं जा सकता। इसके लिए विशेष बहुमत की प्रक्रिया हो सकती है, विशेष प्रक्रियाएं हो सकती हैं, या संघीय जो इकाइयां हैं उनकी सहमत की आवश्यकता हो सकती है। कुल मिलाकर किसी भी चीज में या किसी भी कानून में यदि कोई संशोधन किया जाना है तो दैट इज नॉट इजी। वो इजी नहीं है कि सभी की सहमति मिल जाए। यह संविधान को स्थायित्व प्रदान करता है। क्यों? जब चीजों को प्रॉपरली बार बार बदला नहीं जा सकता इजीली, तो वो क्या करेगा, संविधान को स्थायित्व प्रदान करता है और अस्थायी राजनीतिक दबावों से उसकी रक्षा करता है, कि अस्थायी राजनीतिक दबाव आए और बस नियम बदल गया, नहीं, क्योंकि उसका प्रोसेस कठिन है। तो अगर हम कठोर संविधान के हैं तो मतलब संशोधन किए जाने का प्रोसेस कठिन है। दूसरा लचीला संविधान, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। लचीला संविधान वह है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया के समान होती है। मतलब संसद जो है वो साधारण बहुमत से संवैधानिक परिवर्तन कर सकती है। यह व्यवस्था परिस्थितियों के अनुसार शीघ्र अनुकूलन में सहायक होती है, परंतु इससे संविधान की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत का संविधान है उसको किस श्रेणी में रखते हैं। ये कभी तो बहुत कठोर व्यवहार करेगा
और कभी बहुत लचीला व्यवहार करेगा, है ना। फिर आगे देखते हैं संविधानों के और कौन कौन से प्रकार हैं। हम बात करेंगे संघीय संविधान, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। इसको समझना भी जरूरी है। संघीय संविधान क्या है? इसमें शक्तियों का संवैधानिक विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में किया जाता है। ऐसे जितने भी नाम आएंगे, फेडरल, यूनिटरी, क्वासी फेडरल, जो भी नाम आएंगे, उसमें केवल हमको ये देखना है कि जो शक्तियों का वितरण है राज्य और केंद्र के बीच में, वो कैसा है। उसी के आधार पर हम अलग अलग संविधानों की बात करते हैं। फेडरल है, यूनिटरी है, क्वासी फेडरल है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो जो संघीय संविधान है, उसमें शक्तियों का संवैधानिक विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच किया जाता है, और दोनों के दोनों, केंद्र हो या राज्य, अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं और संविधान सर्वोच्च होता है। यह प्रणाली जो है वो विविधता वाले देशों में शक्ति का जो संतुलन है और क्षेत्रीय स्वायत्तता है, उसको बनाए रखने में सहायक होती है। एकात्मक संविधान क्या है? यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। एकात्मक संविधान में समस्त शासन की जो सत्ता होती है वो केंद्र सरकार में निहित होती है। प्रांतीय या स्थानीय इकाइयां केंद्र द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर निर्भर रहती हैं। यह प्रणाली प्रशासनिक सरलता और एकरूपता प्रदान करती है कि सेंटर से कोई चीज चली है वो सभी पर लागू है, बराबर से सभी पर लागू है। उसमें कोई फेरबदल कोई राज्य नहीं कर सकता, कोई प्रांत नहीं कर सकता। एवरीथिंग दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। तो ये जो प्रणाली होती है ये प्रशासनिक सरलता और एकरूपता तो प्रदान करती है, लेकिन क्षेत्रीय स्वायत्तता को सीमित करती है। बात करते हैं अर्धसंघीय संविधान की, क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो शब्द है क्वासी, नए जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको परेशान करता है क्वासी। तो क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब होता है अर्धसंघीय संविधान। आप संघीय समझ गए, यूनिटरी समझ गए, तो अब अर्धसंघीय समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अर्धसंघीय संविधान में संघीय ढांचा होता तो है, परंतु जब आपात की स्थितियां आती हैं या विशेष परिस्थितियां आती हैं तो केंद्र को अत्यधिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। सामान्य समय में संघीय व्यवस्था रहती है, लेकिन संकट काल में बिल्कुल यूनिटरी वैल्यूज, बिल्कुल यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ये बिहेव करने लग जाता है और भारत को प्रायः अर्धसंघीय या क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बात करेंगे सहकारी संघवाद की, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इस शब्द को समझना भी जरूरी है। सहकारी संघवाद क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है? यह वह व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य परस्पर सहयोग, समन्वय और साझी जिम्मेदारी के साथ शासन करते हैं। इसमें टकराव के बजाय सहभागिता पर बल दिया जाता है। योजना, नीतियों और संसाधनों के साझा क्रियान्वयन से राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति इसका लक्ष्य होती है। भारतीय संविधान की प्रकृति पर विद्वानों में मतभेद रहा है। यह न तो अमेरिका की तरह पूरी तरह संघीय है। अमेरिकन, अब अभी आप समझ सकते हैं कि फेडरल या संघीय संविधान, अमेरिका के जो राज्य हैं उनके खुद के अपने कानून हैं, वो स्वायत्त भी हैं। ठीक है, वो स्वायत्त भी हैं, वो केंद्र पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है। उनके पास खुद की विल पावर है, इसलिए वो फेडरल है। तो जो भारतीय संविधान की प्रकृति है उस पर हमेशा विद्वानों में मतभेद रहा है कि इसको हम क्या माने। या ना तो अमेरिका की तरह पूरी तरह से संघीय फेडरल वैल्यू रखता है और ना ही ब्रिटेन की तरह पूरी तरह से एकात्मक वैल्यू रखता है, यूनिटरी। अर्धसंघीय कहा जाता है, क्वासी फेडरल कहा जाता है। किसने कहा? सबसे पहले केसी वेयर ने इसे अर्धसंघीय कहा है। इसमें संघीय लक्षण, अच्छा संघीय लक्षणों में क्या है? देखिए, संघीय लक्षण जो संविधान में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? पहली बात, लिखित संविधान। दूसरी बात, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये सब जो गुण हैं वो संघीय लक्षण है। और एकात्मक लक्षण क्या होता है? सशक्त केंद्र, एकल नागरिकता, राज्यपाल की नियुक्ति। तो जो भारतीय संविधान है वो मिश्रण है। सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ग्रॉनविले ऑस्टिन ने इसे सहकारी संघवाद का उदाहरण माना है, जहां केंद्र और राज्य एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता नहीं करते बल्कि सहयोग करते हैं एक दूसरे को। इसके अलावा विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है भारत को।
मतलब भारत को इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहा जाता है। तो इसके ऐसा होने में देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल निश्चित नियम लिखा हुआ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, दैट विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये कहा गया है। इसका अर्थ है कि संसद जो अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 3 में जो लिखा है उसके तहत किसी भी राज्य का नाम, सीमा या अस्तित्व बदल सकती है। मतलब ये जो राज्य है, ये जो प्रांत है, इसकी सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है। मतलब जो राज्य की प्रकृति है वो विनाशी है, लेकिन जो संघ की प्रकृति है वो अविनाशी है। वो कितना भी सीमाओं को बदल दे, नाम को बदल दे, लेकिन फिर भी दैट विल बी अ पार्ट ऑफ यूनियन, निश्चित रूप से रहेगा। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, है ना, बिहार से झारखंड अलग हुआ था। अलग हुआ, नाम में परिवर्तन आया, सीमाओं में परिवर्तन आया, पॉपुलेशन में चेंज आया, डाटास बदल गए, लेकिन फिर भी वो सारे के सारे यूनियन ऑफ इंडिया के पार्ट्स हैं। तो ये अविनाशी, जो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, जैसे हम बात करें जम्मू कश्मीर को, अभी हालिया घटना है, राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाना, लेकिन कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, वो अधिकार नहीं रखता। यह अमेरिकी मॉडल से बिल्कुल विपरीत है। अमेरिकी मॉडल क्या है? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। हम देखेंगे संविधान का महत्व, उसकी विशेषताओं को देखेंगे। हमारा जो भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 के दिन पूरी तरह से लागू हुआ था। प्रश्न एक है कि 26 जनवरी ही क्यों? एक जगह जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है उसमें जो लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 के दिन आत्मार्पित करते हैं, तो फिर ये 26 जनवरी 1950 कहां से आ गया? आइए देखते हैं ऐतिहासिक संदर्भ क्या है इसका। दिसंबर 1929 का समय था जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन चल रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और उस सम्मेलन में, उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य, इसका ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया। रावी नदी का तट था, यहां पर तिरंगा फहराया गया और घोषणा की गई कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। घोषणा कब की गई थी? दिसंबर 1929 में। मनाया कब जाना था? 26 जनवरी 1930 को पहला। अगले 17 वर्षों तक 1930 से 1947 तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। जब 15 अगस्त 1947 को वास्तविक स्वतंत्रता मिली तो 26 जनवरी की ऐतिहासिक महत्ता है उसको बनाए रखने के लिए संविधान के निर्माताओं ने यह निर्णय लिया कि जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था, लेकिन उसको लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार किया जाए। गणतंत्र के जन्म के बारे में बात करें तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके भारत ने न केवल जो औपनिवेशिक डोमिनियन स्टेटस था उसको त्याग दिया, बल्कि स्वयं को एक संप्रभु, पूर्णता संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित किया। यह भारत के आधुनिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। संविधान का महत्व देखेंगे। हमारे देश के अंदर संविधान का महत्व, संविधान होने का महत्व आम इंसान के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी संप्रभुता के लिए, वास्तव में ये मर्यादित सत्ता का जीवन अनुबंध है। मर्यादित सत्ता, यहाँ पर जो शब्द है मर्यादित और सत्ता, इनको समझिए। सत्ता को मर्यादित रखने का, ठीक है। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह शासक और शासित के बीच का एक पवित्र अनुबंध है जो सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट की गारंटी देता है। जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू के विचारों से प्रेरित होकर भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की शक्ति असीमित न हो। किसी भी पढ़ने वाले को जानना चाहिए कि जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू कौन थे, ये आपके लिए होमवर्क है। मर्यादा क्या है? संविधान सरकार के हाथ बांधता है ताकि वह नागरिकों का गला न घोंट सके। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार इसका सबसे सशक्त उदाहरण है, जो घोषित करता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना, विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसके बिना किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।
इसके अलावा जो हमारा संविधान है वो एक जीवंत दस्तावेज है। क्यों है? अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान है उसके संशोधन की शक्ति इसे जड़ होने से बचाती है। 100 से अधिक बार संशोधनों के माध्यम से इसने खुद को बदलते समय, जैसे पंचायती राज के समय बदला, जीएसटी या आर्थिक आरक्षण के समय, बदलते समय के अनुकूल ढाला है, लेकिन फिर भी अपने मूल्यों को खोने नहीं दिया है। एक बहुत जरूरी प्रश्न आता है, मूल ढांचा सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ये क्या है? यह भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे क्रांतिकारी और सुरक्षात्मक सिद्धांत है, जिसे न्यायपालिका ने आविष्कृत किया था। पृष्ठभूमि क्या है इसकी? आजादी के बाद भूमि सुधार कानूनों को लेकर संसद और न्यायपालिका में संघर्ष शुरू हुआ। इस दिशा में चलते हुए जब भी आप राज्य व्यवस्था में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो बहुत से वाद हमारे सामने आते जाएंगे। उन वादों का अपना ऐतिहासिक महत्व है। उनमें से ही कुछ वादों के यहाँ पर नाम लेंगे। तो शंकरी प्रसाद 1951 और सज्जन सिंह 1965, इन मामलों में कोर्ट ने माना कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में मौलिक